हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में डिस्कस करने जा रहे हैं व्यापार एवं पेशे की कर योग्य आय की गणना। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिए, ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट आ गया, कंप्यूटेशन पार्ट आ गया। कोई भी करदाता अपने व्यापारिक लेखे तैयार होने के बाद जब अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, उस समय आयकर प्रावधानों के अकॉर्डिंग उसने अपने खाते तैयार किए हैं या नहीं, वो हमें यहाँ देखने होते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि उसने कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके कर योग्य लाभों की पुनः आयकर अधिनियमों को ध्यान में रखते हुए गणना करते हैं। तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत व्यापार एवं पेशे की आय की गणना करते समय व्यावसायिक क्रियाओं के फलस्वरूप किए गए खर्चे एवं भुगतानों के लिए अलग अलग कटौती स्वीकृत की गई है, जिन्हें मुख्यतः 4 श्रेणियों में रखा गया है। देखिए, करदाता अपने व्यापार एवं पेशे के अंतर्गत कई तरह के व्यय करता है। कई प्रशासनिक व्यय होते हैं, कई उसके जो हैं फैक्ट्री से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, या मान लीजिए उसके सेल्स से रिलेटेड वो खर्चे करता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इसी तरीके से उसकी कुछ इनकम्स होती हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, हमने उसके सभी जो व्यय और भुगतान हैं उन्हें हमने 4 श्रेणियों में विभाजित करके हम उस पर अध्ययन करेंगे। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि ये 4 श्रेणियाँ हमारी किस तरीके से की गई है। स्पष्टतया स्वीकृत व्यय, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड, यानी कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत व्यापार एवं पेशे से कर योग्य लाभों की गणना करते समय वो कौन कौन से व्यय हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से हम स्वीकृत करेंगे। इसी तरीके से दूसरा आता है स्पष्टतया अस्वीकृत व्यय। वो कौन कौन से व्यय हैं जिनको हम स्वीकृत नहीं करेंगे। फिर हम अध्ययन करेंगे कुछ परिस्थितियों या दशाओं में अस्वीकृत व्यय, तो वो परिस्थितियाँ कौन सी हैं। और चौथा, वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर स्वीकृत व्यय। तो इन चारों कैटेगरीज पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम कर योग्य लाभों की गणना करते समय उक्त श्रेणियों में बांटे गए व्यय एवं भुगतानों को श्रेणीवार अलग अलग समझना आवश्यक है, क्योंकि व्यापार एवं पेशे से कर योग्य लाभों की गणना करने के लिए इनकी प्रकृति को समझना या जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमने लिया स्पष्टतया स्वीकृत व्यय, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड। सबसे पहला व्यय हमारा आता है भवन से संबंधित व्यय। तो व्यापार अथवा पेशे के काम में आने वाले भवन के संबंध में कुछ निम्नलिखित व्यय हैं जो स्वीकृत किए जाते हैं। देखो, उनमें हमने 4 कैटेगरी में हमने उनको डिवाइड किया है। किराया, रेंट, मरम्मत, रिपेयर, कर, टैक्सेस और प्रीमियम व्यय, यानी कि मकान की अग्नि से या सुरक्षा के लिए उसका कराया गया बीमा और उस पर चुकाया गया प्रीमियम। तो यदि भवन किराए पर लिया हुआ है तो उसको किराए को जो है हम स्वीकृत करेंगे, उसे हम उसकी कर योग्य आय ज्ञात करते समय उसकी कटौती स्वीकृत होगी। परंतु उस भवन जिसमें व्यापार का संचालन हो रहा है वो करदाता का स्वयं का है, तो किराए की कटौती स्वीकृत नहीं होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यदि उस भवन का स्वामी नियोक्ता ही है, आपका करदाता ही है, और करदाता अपने ही मकान में व्यापार एवं पेशा चला रहा है, तो किराए की कटौती स्वीकृत नहीं होगी। तो किराए की कटौती के लिए आवश्यक है कि वो भवन किराए पर लिया गया हो। फिर आता है मरम्मत। यहाँ मरम्मत से तात्पर्य है ऐसी मरम्मत जो कि स्थायी प्रकृति की ना हो, पूंजीगत प्रकृति की ना हो। तो यदि भवन किराए पर लिया हुआ है एवं करदाता ने ही मरम्मत का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले रखा है, तो मरम्मत के लिए भुगतान की गई राशि जो है वो स्वीकृत होगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मरम्मत की स्थिति में यदि मकान का स्वामी करदाता ही है तो भी चालू मरम्मत के जो व्यय हैं वो खर्चे उसे स्वीकृत किए जाते हैं। हाँ, पूंजीगत प्रकृति के जो व्यय हैं उनकी स्वीकृति नहीं मिलती है। इसी तरीके से नगर पालिका द्वारा लगाए गए कर हों या भूमि का लगान हो, तो इस तरह की कोई राशि यदि करदाता ने चुकाई है या भुगतान की है तो उसके व्यय भी स्वीकृत किए जाएंगे।
इसी तरह किसी भी तरह की हानि से बचने के लिए यदि करदाता ने अपने मकान का अग्नि बीमा प्रीमियम करवाया है तो प्रीमियम व्यय की राशि जो है वो उसके लिए स्वीकृत की जाएगी। यहाँ मैं आपको फिर एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि यदि जिस भवन में करदाता अपना व्यापार एवं पेशा चला रहा है उसके कुछ भाग में यदि वो उसको अपने निवास के लिए भी प्रयुक्त करता है, यूज़ करता है, तो जितना प्रतिशत भाग उसने निवास के लिए यूज़ किया है उतने अनुपात में हम खर्चों की कटौती उसे स्वीकृत नहीं करेंगे। अगला हमारा व्यय आता है फर्नीचर, प्लांट एवं मशीन से संबंधित व्यय, यानी कि करदाता के व्यापार एवं पेशे में काम आने वाले उसके फर्नीचर, प्लांट एवं मशीन के कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिसकी स्वीकृति उसे स्पष्टतया दी जाती है, जैसे मरम्मत का व्यय। यहाँ भी हम इस बात पर ध्यान देंगे कि यदि मरम्मत व्यय चालू प्रकृति का है, पूंजीगत प्रकृति का नहीं है, तो ही उसकी कटौती स्वीकृत होगी, अन्यथा पूंजीगत प्रकृति की जो प्रकृति का अगर व्यय है तो वो स्वीकृत नहीं होगा। इसी तरह संपत्तियों को नष्ट होने से, इस तरीके का जो ये प्लांट, मशीनरी है, फर्नीचर है, इनको नष्ट होने से बचाने के लिए या उनकी किसी भी तरह की उनसे हानि होने के जोखिम से बचने के लिए यदि उनका बीमा करवाया जाता है तो बीमा प्रीमियम की जो राशि है उसकी कटौती स्वीकृत होती है। यदि मान लीजिए करदाता ने किसी प्लांट को या मशीन को या फर्नीचर को किराए पर लिया हुआ है तो उसके लिए किराए की चुकाई गई जो राशि है वो भी स्वीकृत की जाती है। यहाँ पे भी ये सामान्य नियम लागू होगा कि यदि करदाता ने इसमें से किसी भी संपत्ति का यदि व्यक्तिगत उपयोग किया है तो उस अनुपात में उसे व्यय की कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। अगला हमारा आता है वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय को समझने के लिए हम इसकी तीनों कैटेगरी समझ लेते हैं। पहली कैटेगरी हमने ली है, यदि वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करदाता स्वयं करता है, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च जो है वो करदाता स्वयं खुद करता है यदि साइंटिफिक रिसर्च पे व्यय, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। इसी तरीके से दूसरी स्थिति आती है यदि बाहरी संस्था को दान दिया जाता है, यानी कि करदाता वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किसी बाहर की संस्था को यदि दान करता है तो उसके संबंध में हम किस तरह से व्यवहार करेंगे। और तीसरा आता है कि राष्ट्रीय प्रयोगशाला अथवा विश्वविद्यालय को दिया गया दान, यदि करदाता ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला को दान किया है तो उसके संबंध में किस तरीके से व्यवहार किया जाएगा। तो तीनों को समझने के लिए हम अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले, यदि वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करदाता स्वयं करता है तो हम इन खर्चों को दो कैटेगरी में बांटेंगे, आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय। जैसे अब तक हम सामान्य रूप से पढ़ते आए हैं कि आयगत व्यय व्यापार एवं पेशे की आय में स्वीकृति किए जाते हैं, तो करदाता द्वारा संचालित वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित संपूर्ण आयगत व्यय जो है वो कटौती के लिए स्वीकृत होते हैं, बशर्ते अनुसंधान कार्य करदाता के व्यापार से संबंधित हो। अब यदि करदाता के द्वारा व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व के 3 वर्षों के भीतर अनुसंधान कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को वेतन दिया गया है तथा अनुसंधान कार्य के लिए सामग्री क्रय करने में कोई राशि व्यय हुई है, तो ऐसे व्यय की राशि भी उसी गत वर्ष की व्यय मानी जाती है और उसे स्वीकृत किया जाता है। दूसरा हमारा इसमें आता है पूंजीगत व्यय। हम ये किस में पढ़ रहे हैं, जबकि वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करदाता स्वयं करता है तो खर्चों को दो कैटेगरी में बांटा। आयगत व्यय नॉर्मली क्या होते हैं, स्वीकृत होते हैं, और उसमें भी ये है कि यदि करदाता ने व्यापार प्रारंभ करने से 3 वर्ष पूर्व यदि शुरू कर दिया तो कर्मचारियों का वेतन और अनुलाभ नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ वेतन आएगा। वेतन और उसके लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यदि कोई सामग्री क्रय की गई है तो ये दोनों खर्चे गत वर्ष में उसे स्वीकृत कर दिए जाएंगे। पूंजीगत व्यय में हम दो कैटेगरी करते हैं, गत वर्ष में किए गए पूंजीगत व्यय और पूर्व के 3 वर्षों में किए गए पूंजीगत व्यय। तो यदि कोई गत वर्ष में किए गए हैं पूंजीगत व्यय, तो देखिए पूंजीगत व्यय की कटौती नॉर्मली पूरी की पूरी स्वीकृत की जाती है। तो करदाता द्वारा संचालित वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित संपूर्ण पूंजीगत व्ययों की कटौती गत वर्ष में स्वीकृत की जाती है। यहाँ भी शर्त यही आएगी कि वो अनुसंधान कार्य जो है वो उसके व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए। इसी तरह पूर्व के 3 वर्षों में किए गए पूंजीगत व्यय, तो यदि करदाता ने व्यापार प्रारंभ करने की तिथि से पूर्व के 3 वर्षों के भीतर कोई पूंजीगत राशि वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय की है तो यह राशि व्यापार प्रारंभ किए जाने वाले गत वर्ष में ही व्यय की गई मानी जाएगी।
अब यहाँ हम खर्चों की कैटेगरी अगर लेते हैं तो देखिए हमारी यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट आती है कि यदि उसने भूमि क्रय की है, तो देखिए भूमि क्रय करने का जो पूंजीगत व्यय होगा वो स्वीकृत नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, मेरी इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि करदाता यदि अपने व्यवसाय, ये जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पूंजीगत व्यय में, नॉर्मली हमने क्या पढ़ा, सभी पूंजीगत व्यय स्वीकृत होते हैं, लेकिन यदि उसने भूमि क्रय की है, लैंड परचेज की है, तो वो किसी भी हालत में उसकी कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए वैज्ञानिक अनुसंधान के कोई अशोधित पूंजीगत व्यय हैं, तो उनका व्यवहार ठीक वैसे ही किया जाएगा जैसे हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए करते हैं। सारे प्रावधान वही लागू होंगे जो अशोधित ह्रास पर लागू होते हैं। अगर इस साल उनकी कटौती, संपूर्ण कटौती नहीं मिलेगी, तो वो आगे के वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब यह आता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु प्रयोग की गई संपत्ति को यदि वो हस्तांतरित कर देता है, तो यदि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग की गई कोई संपत्ति ये अन्य किसी उपयोग में लिए बिना ही यदि इसे करदाता गत वर्ष में बेच देता है, तो हम क्या उसके संबंध में व्यवहार करेंगे। तो उसके संबंध में व्यवहार करने के लिए मैंने यहाँ कुछ उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश की है। उससे हम समझेंगे कि यदि करदाता ने अपनी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कोई संपत्ति ली थी, यदि उसको वो हस्तांतरित कर देता है, तो हम उस पर, क्योंकि वो कटौती ले चुका है, उस पर हम उस पर किस तरीके से कर योग्य लाभ की गणना करेंगे। तो पहला उदाहरण मैंने आपको दिया है। इसमें मतलब इसमें दो कैटेगरी है। देखो, हम दोनों में से जो राशि कम होगी हम उसे क्या करेंगे, कर योग्य आय में शामिल करेंगे। वापस से हम उसे कर योग्य आय में शामिल करेंगे। तो पहले तो क्या है, विक्रय मूल्य, उसमें हम ऐड करेंगे उसको जो कटौती अब तक उस संपत्ति के संबंध में स्वीकृत की गई है। तो विक्रय मूल्य में हम स्वीकृत कटौती को ऐड करेंगे और उस संपत्ति पर जो भी पूंजीगत व्यय हुआ है उसको उसमें से कम कर देंगे। पहले तो ये राशि ज्ञात करेंगे और दूसरी इस संबंध में जो स्वीकृत की गई कटौती की राशि है वो देखेंगे। उन दोनों में से जो राशि कम होगी वही कर योग्य आय में शामिल कर ली जाएगी। तो मैंने आपको पहला उदाहरण क्या दिया, एग्जाम्पल देखो कि संपत्ति का क्रय मूल्य क्या है, 40,000, स्वीकृत कटौती 30,000 और विक्रय मूल्य 36,000। तो हमें कर योग्य राशि ज्ञात करनी है। हमने क्या किया, पहले संपत्ति का विक्रय मूल्य 36,000 प्लस उस पर अब तक जो कटौती उसे मिल चुकी है, अलाउड हो गई है 30,000, दोनों को ऐड किया 66,000। संपत्ति का क्रय मूल्य कितना है, 40,000। तो हमने जब 66,000 में से 40,000 को कम किया तो 26,000 रुपये की जो राशि है पहली तो वो आएगी और दूसरा स्वीकृत कटौती कितनी, 30,000। दोनों में से जो कम हुआ तो 26,000 रुपये की राशि जो है वो पुनः उसकी कर योग्य आय में शामिल कर ली जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखिए, संपत्ति का क्रय मूल्य 40,000, स्वीकृत कटौती भी 40,000 और विक्रय मूल्य 36,000। अब हम क्या करेंगे कि उसकी सेल प्राइस 36,000 प्लस उसकी अब तक की अलाउड जो उसको डिडक्शन हुई है वो कितनी है, 40,000। दोनों को ऐड किया हमने 76,000, उसमें से उसका क्रय मूल्य कम किया हमने 40,000, तो 36,000। और सेकंड हमारा स्वीकृत कटौती 40,000, तो 36,000 और 40,000 में से कम क्या हुआ, 36,000। तो 36,000 रुपये पुनः उसके कर योग्य लाभों में शामिल कर दिया जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, क्रय मूल्य 40,000, स्वीकृत कटौती 30,000 और विक्रय मूल्य 56,000। अब हम क्या करेंगे, अगेन वही विक्रय मूल्य 56,000, स्वीकृत कटौती 30,000, दोनों मिला के 86,000। इसमें से संपत्ति का क्रय मूल्य 40,000 हम कम करेंगे तो कितना हुआ, 46,000 और स्वीकृत कटौती की राशि 30,000। इन दोनों में से कम क्या हुआ, 30,000। तो यहाँ 30,000 रुपये कर योग्य लाभों में शामिल कर दिए जाएंगे। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि यदि करदाता अपनी किसी एसेट को जो कि उसने पूंजीगत ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए खरीदा है, यदि उसको वो ट्रांसफ़र कर देता है तो फिर उस पर हम किस तरीके से कर योग्य लाभों की गणना करेंगे। अब यदि करदाता बाहरी संस्था को दान करता है तो क्या होगा, ऐसी दशा में दान की राशि का 1.5 गुना के बराबर कटौती स्वीकृत की जाती है। 1.5 गुना का मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए कि उसने 30,000 रुपये इसके संबंध में दान दिया है तो उसे 45,000 रुपये की कटौती स्वीकृत की जाएगी। जितना किया है उसका 1.5 गुना। तो 30,000 का 1.5 गुना कितना हुआ, 45,000। तो उसे 45,000 की कटौती स्वीकृत की जाएगी, बशर्ते भुगतान ऐसी संस्था को किया गया हो जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करना है। यह भुगतान किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था को अनुसंधान कार्य में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। यदि ये दान का भुगतान ऐसी शोध संस्थान को किया जाता है जिसका उद्देश्य
सामाजिक विज्ञान में शोध करना है। देखो पहला हमने क्या पढ़ा था, वैज्ञानिक अनुसंधान का उद्देश्य हो। दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान में शोध करना हो उस जिसका उद्देश्य है, वहाँ पर जितना दान उसने किया है उसके बराबर ही कटौती उसे स्वीकृत की जाएगी। यदि उसने 30,000 रुपये इसके लिए दिए हैं तो 30,000 की ही कटौती स्वीकृत की जाएगी। तो पहला, अगर वैज्ञानिक अनुसंधानी उद्देश्य है तो 1.5 गुना, लेकिन यदि सामाजिक विज्ञान उसका मेन उद्देश्य है शोध करने का, तो यहाँ पर उसको जो कटौती होगी वो जितना किया है उसके बराबर इक्वल ही मिलेगी। इसी तरीके से करदाता किसी ऐसी कंपनी को जो भारत में पंजीकृत है उसके द्वारा किए जाने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग करने के लिए कोई राशि देता है तो उसकी कटौती भी उसे स्वीकृत की जाती है। तीसरी कैटेगरी आती है, यदि करदाता ने राष्ट्रीय प्रयोगशाला अथवा विश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT अथवा निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित विशिष्ट व्यक्ति को दान की राशि दी है तो 1.5 गुना के बराबर कटौती स्वीकृत होगी। वही कि अगर उसने 30,000 रुपये का दान दिया है तो उसको 45,000 की कटौती स्वीकृत होगी, 1.5 गुना उसको स्वीकृत होगी। तो यहाँ आज हमने देखा कि हम स्पष्टतया स्वीकृत व्यय पर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो स्पष्टतया स्वीकृत व्यय में 3 व्यय हमने देखे, भवन के संबंध में किए गए व्यय, फर्नीचर, प्लांट एवं मशीन के संबंध में किए गए व्यय और वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यय। स्टूडेंट्स, मैं आपको वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहती हूँ कि मोटा मोटी आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में सभी आयगत और पूंजीगत व्यय स्वीकृत होते हैं। भूमि को क्रय करने की लागत स्वीकृत नहीं होती। साथ ही साथ यदि करदाता ने वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से चलने वाली किसी बाहरी संस्था को दान दिया है तो जितना दान दिया उसके 1.5 गुना कटौती उसे स्वीकृत होगी। इसी तरीके से उसने यदि मान लीजिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT को या किसी ऐसे राष्ट्रीय प्रयोगशाला को या स्थानीय सत्ता द्वारा अनुमोदित किसी विशिष्ट व्यक्ति को यदि दान किया है तो भी जितना दान उसने किया है उसकी 1.5 गुना के बराबर कटौती से स्वीकृत की जाएगी। अगली क्लास में मैं आपको इसी तरीके से कुछ और जो स्पष्टतया स्वीकृत व्यय हैं उनके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।